स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो जैसा आपको पता है कि हम स्टाफिंग चैप्टर कर रहे थे, कुछ वीडियोस उसकी आ चुकी हैं। तो स्टाफिंग के बारे में आपने बेसिकली एक छोटा सा आइडिया लग चुका है, उसके प्रोसेस के बारे में आप एकदम ब्रीफ में जान चुके हो कि स्टाफिंग का फंक्शन कैसे करा जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्टाफिंग का फर्स्ट स्टेप है रिक्रूटमेंट, वो क्या होता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट के बारे में आपको ये चीज पता है कि रिक्रूटमेंट सिंपल सा इतना कहता है कि हमें ढूंढना है जिस भी टाइप का एम्प्लॉय हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए और फिर उसको स्टिमुलेट करना है कि वो हमारे जॉब के लिए अप्लाई करे। बस इतना प्रोसेस आपका रिक्रूटमेंट का होता है। उसके बाद जो आप कहते हो, कई बार बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिक्रूटमेंट का मतलब है कि वो पर्सन जॉब में सेलेक्ट हो चुका है, उसको जॉब मिल चुकी है। नहीं, वो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। रिक्रूटमेंट सिर्फ वहां तक लिमिटेड है जहां तक वो कैंडिडेट ने जॉब के लिए अप्लाई कर दी है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दे दिया है, उतना ही प्रोसेस रिक्रूटमेंट का होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिक्रूटमेंट क्या होती है, उसके सोर्सेस क्या क्या है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखना है कि स्टाफिंग का जो आपका फर्स्ट प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन देखनी है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि एक्टिविटीज इसमें क्या क्या होती है। ठीक है, एकदम अगर आपको ब्रीफ में लिखना होगी इसकी एक्टिविटीज क्या है तो वो देखेंगे क्या इसमें होता है। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि इसके सोर्सेस क्या क्या है। सोर्सेस का क्या मतलब, तो सोर्स क्या होता है जहां से हमें कोई चीज मिल रही है। ठीक है, जैसे कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, अपने एयर से, एयर सोर्स है ऑक्सीजन का। ठीक है, उसके बाद हमें अगर आप खाने पीने की चीज बात करो, प्रोटीन का क्या सोर्स है, दाल है, बिकॉज उससे हमें वो मिल रही है। अब यहाँ पर हमें अगर कुछ सामान खरीदना है, अगर हमें पेन खरीदना है तो उसका सोर्स क्या होगा, स्टेशनरी शॉप होगी। तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको चाहिए लोग, उसको कौन चाहिए, लोग चाहिए, उसको ह्यूमन बींग्स चाहिए। तो ह्यूमन बींग्स उसको कहाँ से मिलेंगे, अपनी सोसाइटी से मिलेंगे। लेकिन अब वो जो सोसाइटी में उसको मिल रहे ह्यूमन बींग्स वो कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, उसके बेसिस पे बताया गया है कि जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उनका सोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए दो होते हैं, दो सोर्सेस होते हैं। पहला होता है इंटरनल सोर्स और उसके बाद सेकंड आपका होता है एक्सटर्नल सोर्स। अभी इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या मतलब है, देखिए जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, किसी भी फर्म की बात हो रही है जो कि बिजनेस कर रहा है या किसी भी टाइप की एक्टिविटी कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके ना दो एनवायरमेंट होते हैं। ये आपका फर्म है, इसके अंदर की जितनी चीजें हैं वो इंटरनल होती है एंड इसके बाहर जो जो चीज है वो सब इसका एक्सटर्नल है। ठीक है, जैसे कि आपके घर में जितनी चीजें हैं वो आपका इंटरनल है और उसके अलावा आपके नेबरहुड में, आपके देश में, आपके वर्ल्ड में जो चीजें हो रही हैं एक्सक्लूडिंग योर होम, वो आपके लिए एक्सटर्नल है। सिमिलरली बिजनेस फर्म के अंदर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी चीजें हैं, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो सब उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एंड उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की जितनी भी चीजें हैं, उसके अगल बगल का एरिया, उसके अगल बगल की ऑर्गेनाइजेशंस, उसका कंपटीशन किससे है, गवर्नमेंट क्या है, देश क्या है, बाकी के लोग क्या है, वो सारे एक्सटर्नल होते हैं। तो अब ह्यूमन बींग्स तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में भी होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी होते हैं। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल का सिंपल सा मतलब ये है कि इंटरनल सोर्स का मतलब है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हैं, इनसाइड में उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, उन्हीं को आप रिक्रूटमेंट करो, उनकी ही आप रिक्रूटमेंट करो। एंड दूसरा एक्सटर्नल सोर्स कहता है कि जो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के नहीं हैं उनके अलावा बाहर से रिक्रूट करो। सिंपल सा आप समझ लो, आपके स्कूल में टीचर्स हैं, ठीक है, अगर आपके स्कूल में कोई जॉब है और उस जॉब को फिल करने के लिए जो आपके प्रिंसिपल हैं उन्होंने स्कूल की ही किसी टीचर को अपॉइंट करके उस जॉब में रख दिया, तो ये इंटरनल रिक्रूटमेंट था। लेकिन अगर उस जॉब को फिल करने के लिए आपके जो प्रिंसिपल हैं वो क्या करें, वो बाहर से किसी को बोले कि हाँ भाई आप अप्लाई करो, जॉब का ऑफर दें, और फिर बाहर से कोई टीचर आके उस जॉब में काम करेंगे, उस जॉब के लिए सेलेक्ट करा जाएगा उन्हें, तो वो एक्सटर्नल सोर्स हो जाएगा। कई बार ऐसे होता है स्कूल्स में अकाउंट्स टीचर है तो उनको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कुछ उनको काम दे दिया गया या उनसे करवा लिया गया। तो ये सब क्या होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आप ले रहे हो ह्यूमन बींग्स को, वो आपका क्या है, इंटरनल सोर्स, और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से ले रहे हो तो वो आपका एक्सटर्नल सोर्स होता है। ठीक है, बेसिक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम स्टाफिंग कर रहे हैं। एंड स्टाफिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए, एकदम बेसिक आपका ये है कि राइट पर्सन को लाना है फॉर द राइट जॉब, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ये बेसिकली हम देखते हैं कि स्टाफिंग करना क्या चाहिए। ठीक है,
अब रिक्रूटमेंट हमें करना है तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमें कहाँ से लोगों को लाना है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो इंटरनली लोगों को लेना चाहती है या एक्सटर्नली लेना चाहती है। तो इंटरनल सोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। क्या इंटरनल सोर्स होते हैं, क्या एक्सटर्नल सोर्स होते हैं, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। उसके बाद हमें देखना है कि इसके मेरिट्स क्या क्या है एंड डीमेरिट्स, एंड एक्सटर्नल के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है। अब एक और चीज, कॉमर्स में कई सारे टर्म्स एक ही चीज को बोलने के लिए यूज करे जाते हैं। जैसे कि आपका मेरिट्स है, मेरिट्स की जगह आपके में आ सकता है कि आप प्रोज बताओ, प्रोज एंड कौन सा आपने सुना होगा, प्रोज बताओ। आप एडवांटेजेस बताओ। ठीक है, मेरिट्स हो गए, प्रोज हो गए, एडवांटेजेस हो गए, इन सब का मतलब सेम ही होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द प्रोज ऑफ इंटरनल सोर्स, देन यू विल गिव द सेम मेरिट्स व्हिच यू हैव स्टडीड। ओके, डीमेरिट्स के लिए आपका क्या होता है, डीमेरिट्स हो गए, मेरिट का उल्टा डीमेरिट आपका होता है, प्रोज का उल्टा कॉन्स, कॉन्स अगर आ जाए, एडवांटेजेस का लिमिट आपका हो सकता है डिसएडवांटेजेस, एंड एक और चीज लिमिटेशंस। लिमिटेशंस, तो अगर आपसे बोलते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स इंटरनल सोर्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बिकॉज लिमिटेशंस का मतलब डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट, कौन सबका मतलब सेम होता है। ठीक है, टर्म्स कोई भी यूज हो सकता है, इसके अलावा भी कोई नया टर्म हो सकता है, बट बेसिकली आपसे इतने टर्म्स में आपको बोला जाता है, कुछ इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। मेरिट्स, प्रोज एंड एडवांटेजेस मीन्स द सेम, एंड डीमेरिट्स, कॉन्स, डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस आल्सो मीन द सेम थिंग। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमें रिक्रूटमेंट में देखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज है, इसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं, और उन दोनों सोर्स को सेपरेटली पढ़ा जाएगा विद देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, रिक्रूटमेंट की जो डेफिनेशन है वो कहती है सर्चिंग फॉर द एम्प्लॉयज and stimulating them to apply for the job। तो रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन कहती है फर्स्ट यू हैव टू सर्च करना है एम्प्लॉयज को। ठीक है, एम्प्लॉयज मतलब यहाँ पे ये नहीं कि भी कुछ भी, एम्प्लॉयज का सिंपल सा आप जानते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, कोई भी टाइप का ह्यूमन बीइंग हो सकता है, या तो आप उससे लेबर का काम करवाओ या उससे मेंटल वर्क करवाओ ऑफिस में बिठा के, वो डिफरेंट चीज है, बट दे ऑल आर ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज को सर्च करना है एंड देन उन्हें स्टिमुलेट करना है कि वो आपके जॉब के लिए अप्लाई करें। ये आपको रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। इसमें कीवर्ड्स आपका ये सर्चिंग है एंड स्टिमुलेटिंग है। ठीक है, एंड अप्लाई ऑल्सो, बिकॉज स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई बेसिकली मेन चीज कहती है आपको जॉब चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है, आपको उसमें काम करने के लिए लोग चाहिए, तो पहले आपको उन लोगों को स्टिमुलेट करना पड़ेगा कि वो अप्लाई करें, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस लोग खुद से अप्लाई नहीं करेंगे, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उसके ओनर को पता ही नहीं रहेगा कि कौन हमारा जॉब करना चाहता है। ठीक है, आप इंडिया की बात करो, इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं। ठीक है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर जॉब करवानी है, कोई जॉब अवेलेबल उसके पास, जिसके लिए उसे चाहिए कि एमबीए ग्रेजुएट्स आकर अप्लाई कर दे। ठीक है, एमबीए ग्रेजुएट हो और वो अप्लाई कर सकता है, तो क्या उस ओनर को पता है कि कितने सारे लोग एमबीए ग्रेजुएट्स हैं इंडिया में? नहीं पता होगा। बहुत ज्यादा लिस्ट भी तैयार नहीं, कोई ऐसा तो कुछ है नहीं कि लिस्ट तैयार होगी हर एक इंसान की क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। ठीक है, वो क्या है, वो एप्लीकेशन वो आपको जो है भेज देंगे, वो अपना जॉब ऑफर दे देंगे, एंड उसके बाद वो डिपेंड कर रहा है लोगों पे, जो एलिजिबल है वो खुद अप्लाई करेंगे। बिकॉज फर्स्ट स्टेप यहाँ पर जो बेसिकली जिससे ओनर और वो एम्प्लॉयज जिनको काम करना है वो लोग कांटेक्ट में आएंगे, वो डिपेंड करता है उन ह्यूमन बींग्स के ऊपर। अनटिल एंड अनलेस वो जॉब के ऑफर पे अप्लाई करके एप्लीकेशन नहीं भेजेंगे विद देयर एलिजिबिलिटी एंड डिटेल्स, तब तक उस ओनर को पता नहीं चलेगा उनके बारे में। ठीक है, तो जॉब ऑफर ऐसा देना है कि ऐसे तरीके से देना है कि जो एलिजिबल है वो अप्लाई करे। ठीक है, वो अप्लाई कर दे जॉब के लिए। तो ये बस अप्लाई करने में जो उन्हें स्टिमुलेट करना है कि दे शुड अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो रिक्रूटमेंट कहता है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि हमने रिक्रूटमेंट कर दिया है, तो कि हमने बोल दिया कि हमने टीचर की रिक्रूटमेंट कर दी, तो इसका मतलब ये है कि हमने जॉब ऑफर दे दिया है एंड देयर आर सम पीपल हु हैव अप्लाइड फॉर द जॉब।
टिल नाउ वी हैव नॉट येट सेलेक्टेड, अभी तक हमने सेलेक्ट नहीं करा उस जॉब के लिए, उस टीचर की जॉब के लिए हमने सेलेक्ट नहीं करा है, बट वी हैव रिसीव्ड द एप्लीकेशंस, हमें एप्लीकेशंस मिल गए हैं कि किन्हें इस जॉब पर काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन है सर्चिंग फॉर द एम्प्लॉयज, स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई। अब देखो इसमें क्या है, इसमें पहला है सर्चिंग, सर्चिंग से आप आते हो सोर्सेस के ऊपर, ठीक है। सर्चिंग के लिए यू हैव टू फर्स्ट नो कि आपको सर्च कहाँ करना है, ठीक है। आपके घर में कोई चीज खोएगी तो आप घर में सर्च करोगे, ठीक है। अगर आपको पता है कि आप कहीं से रास्ते में आ रहे हो, रास्ते में कोई चीज खो गई तो आप उस रास्ते पे जाके सर्च करोगे। तो फर्स्ट यू शुड नो कि आपको सर्च कहाँ करना है। आपका सामान घर पे रखा हुआ और आप रोड पे सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से अब ऑर्गेनाइजेशन को सर्च करना है जिसमें वो खुद डिसाइड करेगी, या तो वो इंटरनल सोर्स लेगी या वो एक्सटर्नल सोर्स लेगी। जब उसको सोर्स मिल जाएगा, चलो ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा हम एक्सटर्नल से ही, बाहर से ही किसी को बोलेंगे, जब वो एक्सटर्नल सोर्स चूज करेगी तो उसमें भी कई तरीके होते हैं कि हम किस किस वे में जा सकते हैं। तो ये सब उस ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। फिर बेसिकली वो कर क्या रही है, सर्च कर रही है एम्प्लॉयज को, उनको स्टिमुलेट कर रही है कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है। इतना होता है। अब इसमें आपको देखो, इसमें आपको सोर्सेज में एक्टिविटीज बताई गई कि बेसिकली क्या करवाते हैं। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज देन असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी। देखो ये क्या करते हैं, सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज, ठीक है। फिर असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी, क्या होता है आप अभी सब जान जाओगे। Then choosing the best source, and फिर आप स्टिमुलेट करोगे the candidates to apply। तो ये आपकी 4 बेसिक एक्टिविटीज है जो रिक्रूटमेंट के लिए करनी पड़ती है, बिकॉज हर चीज को करने का एक स्टेप होता है। अब बिजनेस को पता है हमने एक जॉब है खाली है, हमको उस जॉब के लिए लोगों की जरूरत है। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगी द वेरियस सोर्सेज की उसके पास क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल है। क्या उस जॉब के लिए उसके पास इंटरनल सोर्स है, उसके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो उस जॉब को कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं है तो क्या उसको वो लोग एक्सटर्नल से मिल सकते हैं, उसके एनवायरमेंट से मिल सकते हैं। पहले वो आइडेंटिफाई करेगी, फिर उसके बाद वो देखेगी कि असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी, कितने वैलिड है वो सोर्स हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे आपने भी देखा स्कूल के अंदर टीचर की जॉब थी, अब आपको पता है कि वो जो टीचर की जॉब है, फॉर एग्जांपल वो केजी की टीचर की जॉब है, तो आपकी जो प्रिंसिपल है वो सोचेंगे कि अगर केजी की टीचर चाहिए देन ऑब्वियसली बात हम किसी बड़ी क्लास की टीचर को उस लेवल पे नहीं ला सकते, ठीक है। डिमोशन जनरली ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता। अब ये डिमोशन क्या होता है, प्रमोशन का उल्टा। प्रमोशन का मतलब हाई जॉब हाई पोस्ट पे आप चले जाओ, डिमोशन का मतलब लो पोस्ट पे चले जाओ। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा है कि अब भाई डिमोशन करके हम केजी की टीचर नहीं बना सकते किसी को, कोई फर्स्ट वाली की टीचर को केजी की टीचर तो बनाएंगे नहीं, तो हम सोचते हैं कि चलो फिर हम एक्सटर्नल देख लेते हैं। अगर कोई उस जॉब के लिए एलिजिबल होंगी तो वो खुद अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम वैलिडिटी देखते हैं कि इस सोर्सेज में वैलिड कौन सा है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल के अंदर भी कई सारे सोर्स आपके हैं, बिकॉज उनके कई सारे टाइप है, कई सारे वेज हैं जिससे आप लोगों को रिक्रूट कर सकते हो। तो उसमें जो वो सोर्सेज को देखेंगे और उसके बाद वो उसका पूरा असेसमेंट करेंगे एंड देन दे विल चूज द बेस्ट सोर्स। फिर वो बेस्ट सोर्स को चूज करेंगे। अगर इंटरनल कर रहे हैं तो इंटरनल में उनको कौन सा सोर्स लेना है, एक्सटर्नल वाला देख रहे हैं तो एक्सटर्नल में उनको कौन से तरीके से लोगों को लाना है वो उसको चूज करेंगे आफ्टर असेसिंग देयर वैलिडिटी। जब उसके बाद वो चूज कर लेंगे कि सोर्स हमें पता चला, क्या चूज करा है, सोर्स हमें पता चला कि हमें कहाँ से चाहिए, अब वो उस सोर्स पे टारगेट करेंगे। अब वो उस पर टारगेट कर देंगे कि अब हमें वहां पे जो उस जगह पे जो ह्यूमन बींग्स हैं वहां से हमें लोगों की जरूरत है, ठीक है। फिर वो जाके उन्हें पता है कि हमें इस सोर्स पे जाके यहाँ पे ही हमें सामान मिलेगा, हमारा यहाँ पे हमारा ह्यूमन बींग हमें मिलेगा। अब वहां से बेस्ट कौन है वो सब तुम तब देखेंगे ना जब ह्यूमन बींग्स खुद अप्लाई करेंगे। सोर्स पता चल गई, वहां पे वो अपना जॉब ऑफर दे देंगे। जाके किस तरीके से देंगे उसका भी तरीका होता है, अलग अलग तरीके है। जॉब ऑफर कर देंगे, जॉब ऑफर करने के बाद उस सोर्स पे जो एलिजिबल होंगे, अब ऐसा तो नहीं सारे के सारे एलिजिबल होंगे, जो जो एलिजिबल होंगे वो सब अप्लाई कर देंगे। जब वो सब अप्लाई कर देंगे तो रिक्रूटमेंट खत्म हो जाएगा। इतना ही रिक्रूटमेंट में होता है। तो क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरियस सोर्सेज, फिर उनकी वैलिडिटी को असेस करना, फिर चूज करना बेस्ट सोर्स क्या है, और उसके बाद वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको स्टिमुलेट करना कि वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, और एप्लीकेशंस ऑर्गेनाइजेशन के पास आ जाएंगी, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट।
अब इसके बाद हम देखेंगे जो सोर्सेज होते हैं वो सोर्स क्या कहते हैं। तो अपन देखेंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेज में आपको पता है दो सोर्सेज होते हैं, पहला आपका होता है इंटरनल एंड देन होता है एक्सटर्नल। हमने क्या देखना, हमने भी इंटरनल सोर्स पढ़ना है। इंटरनल सोर्स क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही, ये जॉब है, इसको फुल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हम लोगों को रिक्रूट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या कहता है इंटरनल सोर्स आपका, इंटरनल सोर्स आपका बोलता है कि देखो इंटरनल सोर्स जो होता है वो बेसिकली दो तरीके से होता है। इंटरनल सोर्स क्या कहता है कि आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल सोर्स कहता है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आप लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, और इसको करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। तो ट्रांसफर एंड प्रमोशन होता क्या है उसको भी हम देखेंगे। तो इंटरनल सोर्स क्या है, रिक्रूटिंग फ्रॉम नॉट आउटसाइड, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हमको देनी है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को हम रिक्रूट करेंगे। अब इंटरनली कैसे रिक्रूट करते हैं, इसके दो तरीके हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास दो तरीके होते हैं। फर्स्ट है इसके पास ट्रांसफर्स एंड सेकेंड है प्रमोशन। ट्रांसफर और प्रमोशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे डिमोशन आपने नहीं सुना, डिमोशन जनरली नहीं करते। ठीक है, अगर उनको लगता है कि वो पर्सन जो है जो काम कर रहा है वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, या उसको हम नहीं कर सकते कि वो यही काम आगे इस पोस्ट पे आगे काम कर सके, तो जनरली वो लोग उसे फायर कर देते हैं, उसको जॉब से निकाल देते हैं, रादर देन उसको लो पोस्ट ऑफर करना। ठीक है, डिमोशन से क्या है, एम्प्लॉय का मोरल बहुत डाउन हो जाता है। ठीक है, अब किसी 8th की टीचर को आप 6th की 5th की बना दोगे देन उनका मोरल अफेक्ट होगा। ठीक है, उनको एक क्योंकि आपको पता है ह्यूमन बींग्स क्या है, डायनेमिक है। ठीक है, हम किसी को भी ऐसे इधर उधर नहीं कर सकते। वी हैव टू सी कि हम ह्यूमन बींग्स को ट्रीट कर रहे हैं एंड दे हैव इमोशंस। उन्हें इमोशंस होते हैं, वो डायनेमिक होते हैं, उनके नेचर को असेस नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ट्रांसफर होता है, प्रमोशन होता है। देखो करना क्या है यहाँ पे एक जॉब है जिसको हमें फिल करना है। यहाँ पे हमें एक पर्सन की जरूरत है और ये पर्सन हमारे पास नहीं है। बिजनेस ने डिसाइड करा हम इंटरनली रिक्रूट करेंगे, हम अंदर से जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम करें उनको लेंगे। क्या तरीके हैं, ट्रांसफर है, प्रमोशन है। ट्रांसफर क्या कहता है, अब देखो ये बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर ये एक पर्सन काम कर रहा है, कई सारे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं। उन्होंने बोला क्या कर दे, ट्रांसफर कर देते हैं। ये बिजनेस है, इस बिजनेस की एक और ब्रांच यहाँ पर है। ठीक है, बी ब्रांच, एक और ब्रांच है बिजनेस की, और यहाँ पर ये जॉब खाली है। ठीक है, ये ए ब्रांच है और ये बी ब्रांच है, यहाँ पे जो है जॉब खाली इनके पास। अब इनको है कि यहाँ पर हमें चाहिए कि एक अच्छा खासा इंसान आके काम कर ले। अब बिजनेस को पता है कि जो हमारी ए ब्रांच है यहाँ पे जरूरत तो हमें बस 5 लोगों की है, लेकिन काम यहाँ पे 10 कर रहे हैं। मतलब क्या है यहाँ पे, यहाँ पर है ओवर स्टाफिंग। ओवर स्टाफिंग है, स्टाफिंग का मतलब ह्यूमन बींग्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, एंड ओवर का मतलब है कि बहुत ज्यादा, जितने की जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जरूरत अगर केवल 5 लोग होंगे तो वो काम को कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, बट फिर भी वहां पर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है और उन्हें पता है कि हमारी बी ब्रांच में जरूरत है एक जॉब की, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 3 वैकेंसीज है, 3 वैकेंसीज अवेलेबल है, उनको है कि 3 लोगों की जरूरत है। अब हमें पता है कि बिजनेस की जो ए ब्रांच है वहां पे 5 लोगों की जरूरत है, बट 10 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सब ऐसी जनरल फिगर्स है, कुछ भी हो सकता है इसके अलावा। अब 10 पीपल काम कर रहे हैं, यहाँ 5 लोग एक्स्ट्रा है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी ना, सोचेगी यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं ना उनको ट्रांसफर करके इस जॉब को दे दो। ट्रांसफर करने का मतलब क्या कहता है, ट्रांसफर जब होता है तो उसमें आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। 2 चीज ये है, पहला ये कि ये हॉरिजॉन्टल होता है, और इसमें आपको ये सारे टर्म्स याद रखने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, फैसिलिटीज एंड पे, सैलरी या फिर वेज किसी भी फॉर्म में, ये सब पता है क्या होता है, ये सब सेम रहता है, मोर और लेस सेम ही रहता है।
ट्रांसफर जब होता है तो किस ट्रांसफर अगर कह रहा है कोई बंदा कह रहा है कि वो इस जगह से इस पोस्ट पे ट्रांसफर हो गया, इस कंट्री में ट्रांसफर हो गया या इस सिटी में ट्रांसफर हो गया है, तो उसका मतलब ये है कि उनकी जो जॉब पहले से थी, जिस जॉब में वो काम कर रहे थे, जितनी उनकी सैलरी थी, उसी सैलरी की उन्हें सेम जॉब ही करनी है सेम ऑर्गेनाइजेशन में। ट्रांसफर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो सकता है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन से आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और वहां से आप दूसरी कंपनी में चले गए, भले आपकी वहां पे आपकी जो जॉब है और सब कुछ फैसिलिटी सब सेम हो, सेम लेवल की हो, बट वो ट्रांसफर नहीं होगा। वो तो आपने एक को छोड़ा दूसरे कंपनी में चले गए। ट्रांसफर एक ही बिजनेस के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर देखो एक टीचर है जो कि 5th A को पढ़ाती है, ठीक है, 5th A को पढ़ाती, 5A सेक्शंस होते हैं, 5A को पढ़ाती है, उनको 5C में भेज दिया गया, 5C की क्लास टीचर बना दिया गया, तो क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनकी फैसिलिटीज या उनकी सैलरी इंक्रीज होगी? नहीं होगी, बिकॉज उनको सेम क्लास को पढ़ाना है बट उनका सेक्शन बदल गया है। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पर काम कर रहे थे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये क्लर्क का काम सारे कर रहे थे और बी ब्रांच में भी क्लर्क की जरूरत है जिसको सेम टाइप का काम कर रहा है। यहाँ पे भी उस बंदे की सैलरी 10,000 थी और यहाँ पे भी 10,000 होगी, तो यहाँ पर जब उसका ट्रांसफर होगा, ये ए सिटी ये बी सिटी, तो ये ट्रांसफर कहलाएगा। ये हॉरिजॉन्टल क्यों होता है? हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल पे आपकी जो सैलरी रहेगी, आपकी जो फंक्शंस रहेंगे जो आपको करने, जो जॉब आपको करनी है, आपको जो जो फैसिलिटी दी जाएगी, जो जो वर्किंग कंडीशन होगी, इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है बट बहुत लार्ज चेंज नहीं होगा, और सैलरी तो सेम ही रहती है, सैलरी सेम रहती है ट्रांसफर में। तो ट्रांसफर का मतलब ये नहीं कि आपकी जॉब बढ़ गई, वो कब होता है? वो प्रमोशन में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इनको रिक्रूटमेंट करनी है, इनको इंटरनल सोर्स से पता चला ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ट्रांसफर का मतलब ये कह रहा है कि ये यहाँ पे इन जो लोग इनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ए ब्रांच में जो लोग काम कर रहे थे, ये उन्हीं से बोलेंगे कि भाई बी ब्रांच में सेम जॉब अवेलेबल है, ठीक है, वहां पे हमें लोगों की जरूरत है और ट्रांसफर हमें करना है, ठीक है, ट्रांसफर हमें करना है। वैसे तो जो आपकी ओनर होती है, जो हेड होता है, वो खुद के डिस्क्रिप्शन पे खुद ही के जो उनको सही लगता है वो डायरेक्टली उनको ट्रांसफर करवा देते हैं। कई बार क्या होता है कि वो आपको ऑप्शन देते हैं कि भाई कौन ट्रांसफर करवाना चाहता है, तो ये क्या है, यहाँ पे भी उन्होंने उस जॉब का ऑफर दिया, जॉब सेम लेवल की है बट उन्होंने जॉब का ऑफर दिया, जो अप्लाई करेंगे लोग, और अगर जो उसमें से अप्लाई कर देंगे तो वो रिक्रूटमेंट हो जाएगी। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या कह रहे हैं? ट्रांसफर करवा दो। पहला है ट्रांसफर करवा दो, जहां पे जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैसिलिटीज, सैलरी सब सेम रहेगी और सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होगा, भले ही वो अलग अलग सिटीज में क्यों ना हो, एंड जो पर्सन्स हैं वो सेम लेवल का काम करेंगे, तो इनका ये ट्रांसफर होता है। मिस्टर ए को ए से बी में भेज दिया जाएगा तो उनका ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पर ओवर स्टाफिंग थी। ओवर स्टाफिंग एक नया टर्म आपने देखा। ओवर स्टाफिंग का मतलब है कि कई ऑर्गेनाइजेशंस में जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, एंड इसी का उल्टा क्या होता है? इसी का उल्टा होता है आपका अंडर स्टाफिंग। अंडर स्टाफिंग का मतलब क्या है? जहां पे जरूरत तो भाई हमें 10 लोगों की है, 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 वैकेंसी, मतलब 3 जगह खाली है और वहां पे हमें लोगों की जरूरत है, तो वहां पे क्या है? अंडर स्टाफिंग है, वहां स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी है तो अपने ओवर स्टाफ वाले डिपार्टमेंट से अंडर स्टाफ वाले डिपार्टमेंट में लोगों को ट्रांसफर कर दो विदाउट एनी चेंज इन देयर जॉब, इन देयर फंक्शंस, इन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन देयर सैलरी। ये आपका ट्रांसफर होता है। दूसरा आपका होता है प्रमोशन, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं प्रमोशन पे। प्रमोशन क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल वही सेम ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में एक मिस्टर ए है जो कि क्या क्लर्क का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है? क्लर्क का काम कर रहे हैं, इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जॉब खाली है, एक वैकेंसी है, और वो है फॉर एग्जाम्पल ब्रांच मैनेजर की, ठीक है। और इसको आप समझ लो क्लर्क में, चलो और थोड़ी अच्छी पोस्ट दे देते हैं, प्रमोशन होगा। कोई ऐसा एम्प्लॉय है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है जो कि मतलब अच्छा खासा काम देखता है, ठीक है। अब ये एक्सपीरियंस पर्सन है पर इसकी जो जॉब है वो इससे ब्रांच मैनेजर से लो लेवल की है। तो अब ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में पता है कि भाई हमारे पास ब्रांच मैनेजर की जॉब खाली, हमें जरूरत है। अब ऑर्गेनाइजेशन ने सोच लिया हम इंटरनल सोर्स से करेंगे, पर इंटरनल सोर्स में यहाँ पर जब उन्होंने ट्रांसफर का सोचा तो हो सकता है उनके पास एम्प्लॉयज अवेलेबल ही ना हो, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उन्हें ऐसा लगता ही ना हो कि कोई अगर सेम लेवल का है जो कि ये जॉब अच्छे से कर पाएगा, या फिर उनके पास एम्प्लॉयज की कमी हो। यहाँ तो भाई इनके पास एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज थे तो इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, ओवर स्टाफिंग से अंडर स्टाफिंग में कर दिया। लेकिन अगर नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? वो सोचेंगे चलो प्रमोशन कर देते। प्रमोशन क्या कहता है कि
इस जॉब को भरने के लिए जो पर्सन आएगा वो एक लो लेवल से आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा सोर्स है इंटरनल सोर्स का वो प्रमोशन का है, तो ये कहता है कि ये मिस्टर ए है, जैसे मिस्टर ए इससे लो लेवल की जॉब कर रहे हैं, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि ये सूटेबल है, ब्रांच मैनेजर का काम ये अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, वो मिस्टर ए को प्रमोट कर देंगे। प्रमोशन में क्या क्या होगा, प्रमोशन क्या है, ये आपका वर्टिकल मूवमेंट होता है, वर्टिकल मूवमेंट। वर्टिकल मूवमेंट मतलब ऐसा, एंड हॉरिजॉन्टल का आपका मतलब होता है ऐसा लेटा हुआ, सेम लेवल का। वर्टिकल मतलब ऐसे, मिस्टर ए यहाँ पर थे, ब्रांच मैनेजर की पोस्ट यहाँ पर है, ठीक है। अब मिस्टर ए को अगर हम ब्रांच मैनेजर बना देंगे तो ये उनका कैसा मूवमेंट हो रहा है, ये उनका वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। इसमें क्या होगा, इनकी जो सैलरी है, इनकी जो जॉब है, इनकी जो फैसिलिटीज है, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन सब में इंक्रीज होगा, ठीक है। उनकी ऐसे अगर यहाँ पर लो लेवल का वो काम कर रहे थे, जब वो ब्रांच मैनेजर बन जाएंगे तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बढ़ जाएगी, जो फैसिलिटी उनको ऑर्गेनाइजेशन देगी वो बढ़ जाएगी, जो उनकी सैलरी होगी वो बढ़ जाएगी, जो उनका वर्कलोड होगा वो बढ़ जाएगा। तो हर चीज में देयर इज एन इंक्रीमेंट, प्रमोशन में हर चीज में देयर इज एन इंक्रीमेंट, देयर इज एन इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर जॉब फिल करने के लिए पर्सन कहाँ से आया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही आया, बिकॉज ये इंटरनल सोर्स है। प्रमोशन भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, पर क्या ये ट्रांसफर था या प्रमोशन, प्रमोशन था, बिकॉज इसमें हर चीज में देयर इज एन इंक्रीज, जो लेवल था उस एम्प्लॉय का वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये सेकंड आपका था इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो दो हमने देख लिए, एक था प्रमोशन और एक था आपका ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या है, सेम लेवल पे आप फिल कर रहे हो, और प्रमोशन क्या कहता है कि आप हायर लेवल पे कर रहे हो। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, रिक्रूटमेंट हो रहा है ये, तो रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रमोशन हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने जो है उस बंदे को जॉब दे दी, वो तो तब देंगे जब सिलेक्शन और प्लेसमेंट होगा। अभी सिर्फ यहाँ कहा जा रहा है कि जो सोर्स हमने चूज करा, उस सोर्स में हमने डिसाइड करा है, जो असेसमेंट है वैलिडिटी की, असेस करके हमने ये डिसाइड करा कि हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। और ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस सेम जो जॉब हमें फिल करनी है उसके सेम लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको स्टिमुलेट करना है टू अप्लाई फॉर द जॉब। अगर प्रमोशन चूज करेंगे तो उसमें ये देखेंगे, अगर हमें प्रमोशन करना है तो जो इस लेवल के नीचे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको स्टिमुलेट करना, वो हमारा टारगेट है कि अब हमें उन्हें स्टिमुलेट करना है कि वो इस जॉब के लिए अप्लाई करें। तो रिक्रूटमेंट अभी भी यही कहता है कि हमें केवल स्टिमुलेट करवाना है फॉर टू दैट पर्सन कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है। ये आपका रिक्रूटमेंट के इंटरनल सोर्स, और इंटरनल में बस दो है, प्रमोशन एंड ट्रांसफर, ठीक है। तो अब आपका इंटरनल क्लियर हो गया। इंटरनल के बाद अब आपके आएंगे इसमें इंटरनल सोर्स के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इंटरनल सोर्स के आपके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स हो गए, एडवांटेजेस हो गए, प्रोज हो गए, सेम चीज होती है। एडवांटेज क्या होता है, इंटरनल सोर्स के एडवांटेजेस क्या है, तो देखिए इंटरनल सोर्स में आपके जो मेरिट्स होते हैं, पहला है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज इसमें मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, देखो एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहते हैं टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहेंगे, जो पहले से काम कर रहे हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे। क्यों, देखो होता क्या है, प्रमोशन से हायर लेवल पे हो जाएंगे और उससे चेन ऑफ प्रमोशन क्लियर होती है, व्हिच मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस थ्रू लर्निंग एंड प्रैक्टिस। अब देखो क्या होता है, अगर हम इंटरनल सोर्स, अगर ऑर्गेनाइजेशन कहेगी कि भाई हमें जो रिक्रूटमेंट करनी है इस जॉब के लिए, वो हम लोगों कहाँ से लाएंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लाएंगे, ठीक है, या तो ट्रांसफर कर देंगे या प्रमोशन कर देंगे। अगर देखो प्रमोशन होगा, अगर प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, प्रमोशन हो रहा है, अब आप देखो, आप अपने स्कूल का एग्जांपल लेके चलो, आपके क्या होता है, हेड में प्रिंसिपल होते हैं, फिर कोऑर्डिनेटर, फिर क्लास टीचर, ठीक है, ये आपका लेवल है। अब हुआ क्या कि प्रिंसिपल की पोस्ट खाली हो गई और यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई हम इंटरनली ही प्रमोट कर देते किसी अच्छी टीचर को जो कि प्रिंसिपल बनने के एलिजिबल है, और क्या किया गया कि उनको यहाँ पे प्रमोशन, जो कोऑर्डिनेटर थी उनको प्रमोट करके प्रिंसिपल की जॉब ऑफर कर दी गई, ठीक है, उनको जॉब ऑफर कर दी गई। तो जब कोऑर्डिनेटर को प्रिंसिपल की जॉब दे दी जाएगी तो अब उस कोऑर्डिनेटर की जगह भी किसी और को लाया जाएगा,
ठीक है, उस कोऑर्डिनेटर की जगह भी किसी और को ला जाएगा, तो वो लगता है किसी दूसरी टीचर को कोऑर्डिनेटर बना दिया जाए। अब जब उन क्लास टीचर को कोऑर्डिनेटर बना दिया जाएगा तो अब उस क्लास के टीचर कौन रहेगा? फॉर एग्जाम्पल ये क्लास आपकी 10th क्लास की, 10th क्लास की टीचर को कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। अब क्या होगा, उस 10th क्लास की टीचर के लिए फिर किसी का प्रमोशन हुआ जो कि आपकी 6th क्लास की टीचर थी, उनको प्रमोट करके 10th की बना दिया गया। अब जब 6th की 10th वाली टीचर बन गई तो 6th वाली टीचर की पोस्ट खाली हो गई, तो इनके लिए क्या हुआ कि क्या कहते हैं, फर्स्ट की टीचर को प्रमोट करके 6 बना दिया गया, 6 की टीचर, फर्स्ट वाली क्लास टीचर की जॉब खाली हो गई। इसमें क्या किया गया, प्रेप की जो टीचर थी उनको बना दिया गया फर्स्ट की क्लास टीचर। अब प्रेप की टीचर की पोस्ट खाली हो गई, अब ये प्रेप के नीचे और कोई नहीं है कि भाई वो आके प्रेप की टीचर बन जाए। तो अब क्या होगा, इससे क्या हो रहा है, इससे क्या बन रही है, एक चेन बन रही है, चेन ऑफ प्रमोशन। क्या इसको बोलते हैं, चेन ऑफ प्रमोशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी का प्रमोशन होगा तो उसके नीचे जितने भी लेवल्स हैं उन सब पे प्रमोशन होगा। कोऑर्डिनेटर का प्रमोशन के प्रिंसिपल बना दिया गया तो कोऑर्डिनेटर की जगह नीचे वाले आएंगे, उसके नीचे वाले उस पोस्ट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, इनका प्रमोशन हुआ, इनका प्रमोशन हुआ, इनका प्रमोशन हुआ, सबका प्रमोशन होता चला गया। तो जब इंटरनली रिक्रूटमेंट होती है तो प्रमोशन की एक चेन बन जाती है विच मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉय क्या है, वो अच्छे से काम करेगा। ये तो आपने स्कूल का एग्जाम्पल देखा, बिजनेस में भी यही होता है। बिजनेस में भी मैनेजर की पोस्ट है, उससे ऊपर की पोस्ट है, कोई बहुत अच्छा मैनेजर है, उसको हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, देखो होता क्या है, जितनी भी आपकी कंपनी वगैरह होती है उसको मैनेज करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है डायरेक्टर्स का, और उस डायरेक्टर के ग्रुप को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसी को जॉब दे दी, किसी को कोई अच्छी पोस्ट दे दी गई, तो जब उनको प्रमोट करा जाएगा तो उनकी पोस्ट वेकेंट हो जाएगी, खाली हो जाएगी। उसको फिल करने के लिए फिर नीचे वाले का प्रमोशन होगा, फिर उनकी पोस्ट खाली हो जाएगी, उनको फिल करने के लिए उसके नीचे वाले का प्रमोशन होगा। तो ये चेन ऑफ प्रमोशन जो बन जाती है, इसकी वजह से एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहते हैं कि वो हार्डवर्क करें। ठीक है, अब इस प्रमोशन के लिए लोग हार्डवर्क करेंगे, और जब एम्प्लॉयज हार्डवर्क करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। ठीक है, तो पहला मेरिट होता है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। उसके बाद दूसरा मेरिट इंटरनल। देखो ये चीज एक्सटर्नल में पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज एक्सटर्नल में नहीं पॉसिबल, बिकॉज बाहर से आया उसने फिल कर दी, नीचे सबकी लेवल सेम रहेगी। बट इंटरनल में अगर प्रमोशन होगा तो उससे एम्प्लॉयज विल बी मोटिवेटेड एंड द चेन ऑफ प्रमोशन विल बी क्रिएटेड। इसके बाद आपका कहता है कि इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट बिकॉज द कैंडिडेट्स आर ऑलरेडी वर्किंग इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर मोर रिलायबल, इट इज अ मोर रिलायबल वे। देखो क्या होता है, ये आप बोल सकते हैं, उसमें देखो आपको हेडिंग्स दी नहीं गई है। सिंप्लीफाइज सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। सिलेक्शन और प्लेसमेंट क्या होता है, देखो जब रिक्रूटमेंट हो जाती है, हमारे पास जॉब आ जाती है, सबकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करना है कि अब भी एप्लीकेशन तो आ गई, अब उस जॉब के लिए केपेबल कौन है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन कैसे होता है, उसका पूरा प्रोसेस है, कई तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू होते हैं, टेस्ट होते हैं, उन चीजों से सिलेक्ट हो जाता है। जब सेलेक्ट हो जाता है इंसान तो उसकी प्लेसमेंट होती है। प्लेसमेंट का मतलब है कि अब उसको वो जॉब ऑफर कर दी गई है। ठीक है, जॉब उसको दे देना, जॉब में उसको प्लेस कर देना, उस वैकेंसी को फिल कर देने को प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इंटरनल रिक्रूटमेंट सिंप्लीफाई कर देता है सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट को। देखो अगर आपको पता है कि आप किसी को प्रमोट कर रहे हो या किसी को ट्रांसफर कर रहे हो जो पहले से आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो आपको उस पर सिलेक्शन का ज्यादा खर्च नहीं होगा। पहला तो खर्च नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है कि वो पर्सन है, केपेबल है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। जितना भरोसा उस इंसान पे है उससे कम ही भरोसा हमें किसी एक्सटर्नल पे होगा। स्कूल के अंदर जो कोऑर्डिनेटर को प्रमोट करके प्रिंसिपल बनाया गया है, सो दिस इज अ मोर रिलायबल सोर्स। जो जिन्होंने इस जो भी स्कूल के हेड्स होंगे उन्होंने जो प्रमोशन करा कोऑर्डिनेटर का, तो उन्हें पता है कि ये कोऑर्डिनेटर एलिजिबल है एंड परफेक्ट है उस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, रादर देन अगर वो एक्सटर्नल सोर्स यूज करते, किसी बाहर से किसी को क्या कहते हैं रिक्रूट करते, फिर उसका सिलेक्शन करते इंटरव्यू वगैरह लेके, तो उन्हें ज्यादा भरोसा किस पे है, जो इंटरनली पहले से काम कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, पहली बात तो कोऑर्डिनेटर को पता है स्कूल फंक्शन कैसे कर रहा है, प्रिंसिपल की जॉब उन्हें अच्छे से पता है, वो पूरे एनवायरनमेंट से अवेयर है। ठीक है, हेड की बात करो ऑर्गेनाइजेशन की, तो हेड भी उनको जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक बहुत नोन सा चीज क्रिएट हो जाती है, जिससे क्या होता है सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक्सटर्नल में प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे आती है वो आप आगे देखोगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सेकंड मेरिट है कि इट सिंप्लीफाइज सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। उसके बाद थर्ड आपका मेरिट होता है, थर्ड मेरिट आपका कहता है कि
इट इज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज। ट्रेनिंग कैसे देते हैं, देखो, इट इज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज टू प्रिपेयर देम फॉर हायर जॉब्स, पीपल रिक्रूटेड डू नॉट नीड इंडक्शन ट्रेनिंग। देखो क्या होता है, अगर ये जनरली ट्रांसफर में होता है, जब ट्रांसफर अगर होगा, ठीक है, ट्रांसफर अगर हो रहा है या फिर प्रमोशन में भी आप कर सकते हो। इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि हम चाहते हैं कि ये बंदा जो है, ये जैसी भी जॉब है उनकी, उनको ट्रांसफर करके किसी और सिटी का दे देंगे तो उनकी ही क्या कैपेबिलिटी बढ़ेगी, उनकी स्किल इंप्रूव होगी। ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है, किसी भी स्किल में आपको इंप्रूव करना, कोई स्किल कोई चीज सिखाना आपको, उसमें ट्रेनिंग देना, ठीक है, ट्रेनिंग यही होती है। तो आप क्या कर रहे हो, अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो या किसी को प्रमोट कर रहे हो तो आप उनकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हो, ठीक है, उनको नई स्किल सिखा रहे हो। अगर कोई कोऑर्डिनेटर से प्रिंसिपल की पोस्ट पे जाएगा देन वो कोऑर्डिनेटर से ज्यादा लेवल की ट्रेनिंग करेगा, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उनकी ज्यादा ग्रोथ होगी। तो इससे क्या है, इंटरनल रिक्रूटमेंट से हम एक तरीके से अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग भी करवा देते हैं, ठीक है। ये आपका थर्ड मेरिट था। उसके बाद है, हाँ, ये तो आपको देखो ये कहता है कि जब आप इंटरनली रिक्रूट करते हो तो उससे ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग की प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाती है, ठीक है। इंटरनली कर रहे हो तो जहाँ पे ओवर स्टाफ है वहां से आप अंडर स्टाफ में जाके लोगों को कर सकते, जैसे आपने ट्रांसफर में देखा, ओवर स्टाफिंग एंड अंडर स्टाफिंग। तो ये आपको बेसिकली इतना कहता है कि ट्रांसफर हैज द बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग वर्कफोर्स फ्रॉम द सरप्लस डिपार्टमेंट टू दोज वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। सरप्लस जो है डिपार्टमेंट, सरप्लस डिपार्टमेंट से लोगों को जहाँ पे देयर इज शॉर्टेज, लोगों की जहाँ शॉर्टेज है वहां पे आप इनको कर सकते हो। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बना रहेगा, काम अच्छे से होगा, एक जगह शॉर्टेज है एक जगह सरप्लस है, ठीक है। तो आप इंटरनली अगर आप रिक्रूट कर रहे हो तो आप ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपका कहता है ये कि इट इज चीपर, ठीक है, ये इकोनॉमिक है। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आप देखोगे, इकोनॉमी। अब इकोनॉमी आप बोलोगे, इकोनॉमी तो भाई हमारी कंट्री की इकोनॉमी ये सब होता है, वो होता है, लेकिन अगर आप कॉमर्स में देखो तो इकोनॉमी जो वर्ड है या इकोनॉमिक वर्ड जो है ये यूज होता है इन द सेंस ऑफ चीप, सस्ता जिसको आप बोलते हो, ठीक है, चीप एंड एक्सपेंसिव होता है। तो इकोनॉमिक प्रोसेस है ये, इकोनॉमिक सोर्स है क्योंकि इसमें खर्च कम होता है। इंटरनली आप रिक्रूट कर रहे हो, अगर आप एक्सटर्नली रिक्रूट करोगे तो आप एक्सटर्नल सोर्सेज में देखोगे, आपको एडवर्टाइजमेंट देना होता है, फिर कितनी सारी एप्लीकेशंस आती है, फिर उनको आप देखो, तो जितना आपको काम करना होगा उतने ज्यादा लोगों की आपको जरूरत पड़ेगी, उतनी ज्यादा आपको सैलरी और वेज देना पड़ेगा सबको, फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं। अब इंटरनली में काम ही कम है, जब कम काम है तो हमें सैलरी वगैरह भी कम देना है, जल्दी भी हो जाएगा। तो इट इज एन इकोनॉमिक वे। तो इंटरनल सोर्सेज के मेरिट्स ये है कि मोटिवेट रहते हैं एम्प्लॉइज बिकॉज प्रमोशन वगैरह उनको मिल जाएगी, सिंप्लीफाइज सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट आसान हो जाता है बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं पहले से उनको ऑर्गेनाइजेशन जानती है और वो लोग ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं। ट्रेनिंग भी हो जाती है एक तरीके से, जब आप इंटरनली रिक्रूट करोगे तो ट्रेनिंग हो जाएगी। और उसके बाद सरप्लस डिपार्टमेंट से जहाँ पे डिपार्टमेंट में शॉर्टेज है लोगों की वो आप फिल कर सकते हो। एंड उसके बाद ये एक इकोनॉमिक प्रोसेस है, चीप तरीका है, ठीक है। तो ये आपके इंटरनल सोर्सेज के क्या थे, मेरिट्स हो गए थे। अब इसके बाद क्या बचा हमारा, इसके बाद हमारे इंटरनल सोर्सेज के डीमेरिट्स बचे हैं एंड उसके बाद एक्सटर्नल सोर्सेज बचे। तो अभी इस वीडियो में बस ये देखा कि रिक्रूटमेंट जो होती है उसकी डेफिनेशन क्या है, रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन देख ली कि हमें सर्च करना है जो केपेबल एम्प्लॉयज है और उनको स्टिमुलेट करना है कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। क्या क्या इसमें बेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं आपके, इसमें यही होता है कि पहले में जानना है कि क्या क्या सोर्सेज हैं, फिर उसमें असेस करना है कि उनकी वैलिडिटी क्या है, फिर बेस्ट सोर्स को चूज करना है और उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट की प्रोसेस करनी, स्टिमुलेट करना है कि लोग अप्लाई करते जॉब के लिए। इंटरनल सोर्सेज के क्या है, दो होते हैं, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। ट्रांसफर क्या होता है, सेम लेवल की जॉब में आप एक जगह से बंदे को दूसरी जगह भेज दे रहे हो, ठीक है, जॉब सेम लेवल की है, किसी भी चीज में स्टेटस में, जॉब में, सैलरी में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होता है। सेकेंड है प्रमोशन, जिसमें एम्प्लॉय को आप एक लोअर लेवल की जॉब से हायर लेवल की जॉब पे प्रमोट कर देते हो हायर लेवल की वैकेंसी को फिल करने के लिए। उसमें क्या होता है, स्टेटस, जॉब, सैलरी सब में इंक्रीमेंट होता है एंड एक चेन ऑफ प्रमोशन क्रिएट हो जाती है बिकॉज सिंस एक पर्सन को आप प्रमोट करके दूसरी जगह आप रिक्रूट कर दोगे तो उस पर्सन की जगह आपको नीचे से किसी को रिक्रूट करना पड़ेगा, तो एक चेन ऑफ प्रमोशन क्रिएट हो जाती है। उसके बाद इसके मेरिट्स हमने देख लिए। अब ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डीमेरिट्स देखेंगे इंटरनल सोर्सेज के एंड उसके आगे एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, फिर आपका रिक्रूटमेंट खत्म हो जाएगा और फिर हम सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन क्या होता है।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक एंड कमेंट। कोई भी आपको इश्यूज है, कोई भी जानना है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।